Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is first law of thermodynamics. इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं और थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करती है, जिसमें से सबसे पहला लॉ जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। कंजर्व से मुराद ये है कि ना तो उसमें कमी की जा सकती है ना ही इजाफा। वो किस तरह से कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, अलबत्ता एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की तरह ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, यानी रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशंस की एनर्जी लेते हैं और उससे अपनी फूड तैयार करते हैं। तो फूड में क्या चीज़ होती है? केमिकल एनर्जी। यानी प्लांट्स जो हैं वो रेडिएशंस की एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अब प्लांट्स ने जो फूड बनाई है उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर है वो प्लांट्स ने खुद क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्होंने सोलर एनर्जी जो है उसको चेंज कर दिया है केमिकल एनर्जी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, अलबत्ता सिस्टम जो है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। और सिस्टम एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज करता है? सिस्टम एनर्जी जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है। और एनर्जी को एक्सचेंज करने के, सिस्टम के सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के दो तरीके हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं, हीट एंड वर्क। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज जो है ये इट इज़ द सम ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। यानी सिस्टम में जो हीट इवॉल्व की एब्जॉर्ब होती है और जो सिस्टम वर्क करता है या सिस्टम पे वर्क किया जाता है, इन दोनों का सम जो है वो एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है कि अगर सिस्टम एनर्जी लूज करे तो सराउंडिंग उतनी ही एनर्जी गेन कर लेते हैं। जैसे आप सपोज करें कि ये हमारा सिस्टम है, ये ग्लास ऑफ वाटर है सपोज, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सूरत में अगर सिस्टम एनर्जी लूज करेगा तो सराउंडिंग उतनी ही अमाउंट में एनर्जी गेन कर लेंगे और सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से अगर सराउंडिंग एनर्जी लूज करते हैं तो सिस्टम वो एनर्जी गेन कर लेगा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग फिर भी सेम रहेगी। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक गैस है जिसको के क्लोज किया हुआ है सिलेंडर में और उसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। इस सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आप देखें, ये इस डायग्राम को आप देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस है और उसके ऊपर ये पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है और ये फ्रिक्शनलेस है, यानी इसको अप या डाउन मूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ऐसा सिस्टम आप कंसिडर करें। अब इसमें जो है आप सपोज करें कि हम इस सिस्टम को, इस सिलेंडर में हीट इसको सप्लाई करते हैं, क्यू अमाउंट में हीट सप्लाई करते हैं। जाहिर है कि जब हम सिस्टम को क्यू अमाउंट में हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। पहले इंटरनल एनर्जी सिस्टम की थी E1, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी E2 और पिस्टन जो है वो अपवर्ड
मूव करेगा। यहाँ आप इस चीज़ को इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आप देखें इस डायग्राम में ये कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहले सिस्टम की ये सिचुएशन थी, ये इसका वॉल्यूम था V1 इस वक्त थी इसकी एनर्जी E1। फिर क्या हुआ कि सिस्टम को हीट सप्लाई की और कितनी हीट सप्लाई की, Q अमाउंट में। Q अमाउंट हीट सप्लाई करने से सिस्टम की जो एनर्जी थी वो E1 से E2 हुई और सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ, V1 से हो गया उसका वॉल्यूम, नया वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, सिस्टम एक्सपेंड हुआ, सिस्टम जो है इसने बैकवर्ड मूव किया और सिस्टम के वॉल्यूम में इजाफा हो गया। पहले था वॉल्यूम V1, ठीक है, ये वॉल्यूम है V1 और नया वॉल्यूम ये वाला है V2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये वॉल्यूम है जिसको हमने कहा डेल्टा V। तो अब इस सूरत में जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं और उसकी सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो जाती है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है डेल्टा E। और डेल्टा E किसके बराबर होगा, डेल्टा E बराबर होगा E2 माइनस E1 के। और ये डेल्टा E जो है ये बराबर है Q प्लस W के। अब इसमें Q क्या है, Q वो हीट है जो कि हमने सिस्टम को सप्लाई की है, जो हमने सिस्टम को दी है, और W जो है वो वर्क है जो सिस्टम ने किया है, क्योंकि जब हीट सप्लाई हुई तो सिस्टम के पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ जिसकी वजह से सिस्टम ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, ये इस की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि Q जो है वो उस हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, और इसमें W जो है यहाँ पे, सॉरी ये गलती से भी लिखा हुआ है, W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने जो वर्क किया उसको हमने W कहा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब पिस्टन यहाँ आ गया है, तो ये जो इसने डेल्टा V जो है इसका इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और P प्रेशर की वजह से किया है, तो जो वर्क डन है वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और कल के लेसन में आप कर चुके हैं कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो बराबर होता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क बराबर होता है P डेल्टा V के। तो अब अगर हम W की ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास पहले हमारे पास इक्वेशन थी, अभी आपने देखी थी, कि डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये बराबर है Q के प्लस W के। Q वो हीट है जो हमने दी और W वो वर्क है जो सिस्टम ने किया। अब W बराबर है P डेल्टा V के। P डेल्टा V की वैल्यू हमने W की जगह इस इक्वेशन में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है P डेल्टा V। अब वहाँ जो है आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव साइन था पहले, अब यहाँ आ गया है नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि जब सिस्टम पे वर्क होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है यानी सिस्टम एक्सपेंड करता है, सिस्टम वर्क करता है, तो उस वक्त उस वर्क का साइन नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि कैप्टन जो ये पिस्टन है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, जब हम हीट इसको सप्लाई करें तो ये ऊपर को मूव ना करे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि नीचे से हम सिस्टम को जब हीट देंगे तो हमें ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रेशर जो है वो पिस्टन को मूव करने से रोकेगा। इस केस में कि अगर हम हीट भी देते रहें और सिस्टम पे प्रेशर भी डालते रहें तो जाहिर है कि सिस्टम, ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं करेगा और सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जो है वो V1 ही रहेगा, उसमें इजाफा नहीं होगा। उस केस में डेल्टा V की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो इस इक्वेशन में हम पुट करें तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है डेल्टा V ज़ीरो है, तो ज़ीरो को जब हम P से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू Q, अकेला Q, क्योंकि ये पूरी टर्म ज़ीरो हो चुकी है। इसको हमने QV किस लिए कहा, ये छोटा सा जो V लिखा हुआ है इससे मुराद ये है कि जो हीट सप्लाई की जा रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जा रही है, वॉल्यूम चेंज होने
नहीं दिया जा रहा। और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई से मुराद है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और बी से मुराद है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो किसी सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो बराबर होती है सिस्टम की डेल्टा ई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम E1 और E2 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा ई मालूम कर सकते हैं। और वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? कि हम सिस्टम में इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने वाली हीट मेजर कर लें जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, तो वो बराबर होगी डेल्टा ई की वैल्यू के। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी कंडीशन है इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।